Hi everyone. आज कंप्लीट हिस्ट्री थ्रू PYQs फॉर SSC GD एग्जाम 2025 का लेक्चर नंबर 3 है। हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको पता है हम टोटल 200 क्वेश्चंस कर रहे हैं जो SSC GD और SSC GD 2024-2022 में पूछे गए हैं। और ना सिर्फ ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम इन क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। और इन दो लेक्चर्स में हमने 26 क्वेश्चंस और विद डिटेल्ड उनके, जैसे कोई क्वेश्चंस किसी टॉपिक से पूछा गया तो वो पूरा टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ और वहाँ से अलग आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा। इस चीज़ को मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। आप ये टोटल 200 क्वेश्चंस कर लो और जो हम डिटेल में उसकी सारी चीज़ें देख रहे हैं वो नोट डाउन कर लो। आपके पेपर में कुछ भी इसके अलावा नहीं आएगा। टोटल 10 लेक्चर्स आएंगे। ये 200 क्वेश्चंस हम 10 लेक्चर में कवर करेंगे और 10 घंटे के ये लेक्चर्स होंगे। लगभग 1 घंटे का एक लेक्चर है और इसमें आपकी 100% हिस्ट्री कवर हो जाएगी। आपको ये 10 घंटे की हिस्ट्री देखने के बाद कुछ भी करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये सिर्फ SSC GD के लिए हेल्पफुल नहीं है, ये उतना ही हेल्पफुल रहेगा कल को आप कोई भी SSC एग्ज़ाम्स देते हो, कोई भी रेलवे एग्ज़ाम देते हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम देते हो, या अभी आप GD नहीं दे रहे हो, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके लिए ये हिस्ट्री मोर देन इनफ रहेगी। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शन वर इन लैंग्वेज एंड वर रिटन इन द स्क्रिप्ट। कि जो अशोक के अधिकांश शिलालेख हैं, जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, वो किस भाषा में है और किस लिपि में है। देखो, लिपि को इंग्लिश में बोला जाता है स्क्रिप्ट और भाषा को बोला जाता है लैंग्वेज। तो जब मैंने आपको मौर्यन एम्पायर हम देख रहे थे तो मौर्यन एम्पायर में हमने अशोक के बारे में अच्छे से पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जो अशोक का लैंग्वेज है वो है प्राकृत। अशोक की जो इंस्क्रिप्शन है उसका लैंग्वेज क्या है, आपकी प्राकृत है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राकृत है। और ब्राह्मी, ब्राह्मी क्या है आपका भाई, लिपि है। ब्राह्मी क्या है आपकी, लिपि है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देखो, जो हमने मौर्यन पीरियड में पढ़ा है आपके पेपर में, वहाँ से सवाल अलग बनने के चांसेस सिर्फ 1% है। ऑल ओवर मैंने वहाँ पर आपको जो कराया है वो मोर देन इनफ है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना पढ़ लोगे काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट एट मेहरगढ़ अबाउट ईयर्स एगो। हाउ मैनी ईयर्स एगो, बेसिकली कितने सालों पहले जो आपका मेहरगढ़ है उसमें सेटलमेंट, बसावट की शुरुआत हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ में बसावट की शुरुआत लगभग वर्ष पहले हुई थी। तो ये लगभग 7 से लेकर 8000 साल पहले हुई थी, ठीक है। तो 7000 ऑप्शन में, देखो 7 या 8 दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, तो यहाँ पर आप 8000 के साथ जाओगे, ठीक है। 8000 ईयर्स एगो पहले हुई थी। और देखो, एक बात बता देता हूँ मैं, अभी मेहरगढ़ के बारे में हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा मैं जब आपको डीप में पढ़ा दूंगा। और एक और चीज़ कि अभी मुझे थोड़ा सा फीवर है ना, और सर्दी भी हो रही है उस वजह से, तो थोड़ा सा आपको आवाज़ में भी थोड़ा लगेगा, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, है ना भाई। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज। आपको ब्रह्मो समाज के फाउंडर पूछे हैं तो हमने सारे समाज के फाउंडर ऑलरेडी देख चुके हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखो, ब्रह्म समाज के संस्थापक हमने देखा था ना, पहले इन्होंने आत्मीय समाज बनाई थी 1815 में, फिर इसको रीनेम करके 1828 में क्या करा था, ब्रह्मो समाज। फिर ये दो समाज में स्प्लिट हो जाती है, एक आदि ब्रह्मो समाज, एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। इनको कौन करता है, चलो बताओ, आदि ब्रह्मो समाज को कौन करता है और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का फाउंडर कौन है। तो ये बाद में स्प्लिट होती है, ठीक है। 2 लोग थे जो करते हैं, मतलब, ठीक है। एक यहाँ पर नाम दे रखे हैं, आप बताना नीचे कमेंट करके, ठीक है। कमेंट भी मत करना, लेकिन आप सोचो, थोड़ा सा रिकॉल कर पाओ कि जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो आपको चीज़ें याद हैं या नहीं, ठीक है। रिवाइज करते रहो इन सब चीज़ों को। तो ब्रह्मो समाज का जो फाउंडर है वो राजा राम मोहन रॉय है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, हु इज़ नॉन एज द प्रिंस ऑफ पेट्रॉइट। प्रिंस ऑफ पेट्रॉइट के नाम से किसको जाना जाता है, देशभक्तों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो देशभक्तों का राजकुमार आपको बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को। अब थोड़ा सा इन लोगों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये सुभाष चंद्र बोस हैं, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह जी के बारे में हम देख चुके हैं, है ना। भगत सिंह जी के बारे में हम देख चुके हैं, तो थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में हम देख लेते हैं। इनके बारे में काफ़ी सवाल बनते हैं पेपर में मेरे भाई। सबसे पहले आप अपनी जो हेडिंग है वो डाल लो। आपकी हेडिंग होनी चाहिए सुभाष चंद्र बोस,
हिंदी वाले हिंदी में लिख लो, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। अब देखो सुभाष चंद्र बोस के बारे में सबसे पहला जो सवाल बनता है, जैसे कि बेटा सेकंड, जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में सवाल बनता है कि महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल लीडर कौन थे। तो महात्मा गांधी जी के जो पॉलिटिकल लीडर थे वो बताओ, चलो पॉलिटिकल लीडर कौन थे। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ऐसे ही इनके पॉलिटिकल लीडर पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर जो सवाल बनता है पॉलिटिकल लीडर से वो गांधी जी से ज़्यादा बनता है। शायद मैंने वहाँ पर गांधी जी के बारे में जो कराया वहाँ पर नहीं लिखवाया है, तो एक बार लिख लेना कि गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे ना, वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे CR दास थे। जहाँ आपने महात्मा गांधी जी के बारे में कर लिखा है वहाँ पर उनके पॉलिटिकल गुरु के बारे में लिख लेना, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनको नेताजी बोला जाता है, ठीक है, इनको जो निकनेम है नेताजी के नाम से बोला जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और 1942 में 1942 में इनके बारे में जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि इन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, ठीक है। 1942 में आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। इसको भाई 1942 नहीं 1943 कर लेना, ठीक है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, कहाँ पर? सिंगापुर गए थे ये 1942 में, वहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ इनके बारे में पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद देखो जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, उसके अध्यक्ष रहे थे, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट। उसके ये प्रेसिडेंट रहे थे 1938 में, 1938 में। और ये कहाँ पर हुआ था सेशन? इम्पोर्टेंट है, हरिपुरा सेशन। तो इसे हरिपुरा सेशन भी बोला जाता है। ये कहाँ पर हुआ था? ये हरिपुरा में हुआ था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर 1939 में क्या हुआ था? दोबारा से प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन प्रेसिडेंट बनेगा। ये जीत गए थे, री इलेक्ट हो गए थे, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया था कि मुझे नहीं बनना है प्रेसिडेंट। इनकी बेसिकली जो कांग्रेस थी उससे कुछ मतलब इनकी आपस में बनी नहीं, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया कि मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक और चीज़ है कि 1939 में ये एक चीज़, ये तो हरिपुरा का सेशन हो गया। 1939 में ये इलेक्ट हुए थे, मतलब ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीते थे, ठीक है, INC का प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो उसके लिए इलेक्शन कराया गया था और इनको वोट मिले थे, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया, ये प्रेसिडेंट नहीं बने थे, इन्होंने अध्यक्षता नहीं करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस समिट की। फिर इनकी अब उसमें सवाल ये बनेगा पेपर में कि अच्छा इन्होंने नहीं करी थी तो किसने करी थी? तो वो करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1939 के जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? आपके प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष है नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और ये कहाँ पर हुआ था? तो मैंने बताया आपको, ये त्रिपुरा में हुआ था। त्रिपुरा सेशन भी बोला जाता है, ठीक है, त्रिपुरा सेशन भी बोला जाता है इसको। उसके बाद इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म भी किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसने फाउंड किया, किसने फॉर्म्ड किया? तो फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और इनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि और देखो ये जो आज़ाद हिंद फौज है 1943 में इन्होंने जो करी थी, ये किसके साथ मिलके करी थी? ये भी सवाल अगर पूछ ले आपसे तो आपको पता होना चाहिए। एक थे आपके रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, इनके साथ मिलके इन्होंने ये फॉर्म किया था। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और कि 1941 में ये इंडिया छोड़ देते हैं और वापस कभी भारत आए नहीं, ठीक है। 1941 में ये इंडिया छोड़ देते हैं और ये इंडिया छोड़ के सबसे पहले कहाँ जाते हैं? जापान जाते हैं, ठीक है। जापान के बाद 2 साल वहाँ रहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये कोशिश कर रहे थे हिटलर से मिलने की, है ना, कि हिटलर से मिलके मतलब वहाँ पे फ़ौज वगैरह बनाई जाए और हिटलर से मिलके इंडिया में से अंग्रेज़ों को भगाया जाए। बेसिकली ये बहुत बड़ा सोच रहे थे, ठीक है। उसके बाद 1943 में ये
जापान से कहाँ चले जाते हैं, सिंगापुर। जहाँ पर मैंने अभी बताया वहाँ पे क्या बनाते हैं, ये सिंगापुर में जाके एक आज़ाद हिंद फौज भी बनाते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और अभी जैसे सवाल आया था आपका कि प्रिंस ऑफ पेट्रॉइट किसको किसको जाना जाता है प्रिंस ऑफ पेट्रॉइट के नाम से, तो वो इन्हीं को जाना जाता है। हिंदी में बोलते हैं देशभक्तों का राजकुमार, हिंदी में बोलते हैं देशभक्तों का राजकुमार, ठीक है, देशभक्तों का राजकुमार। उसके बाद इन्होंने स्लोगन दिया था, तो वो स्लोगन तो सबको पता होगा, बहुत इजी है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तो ये स्लोगन तो आपको पता ही होगा। एक इनकी बुक है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बुक है इंडिया स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल, ठीक है, किसकी, सुभाष चंद्र बोस की। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अगर आप इतनी बात रखोगे, इनकी डेथ के पीछे बहुत मिस्ट्री है, कोई कहता है प्लेन क्रैश में मारे गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ पर हम बात नहीं करेंगे और वहाँ से सवाल भी नहीं आते पेपर में। अभी आपको बस इनके बारे में इतना पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ये पेपर में जो सवाल बनेगा यहीं कहीं से बना के आपसे पूछ लेगा, अगर सवाल बनेगा इनसे तो। उसके बाद हमारी कौन थे ऑप्शन में, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लो। हमने ये रफ कर दिया है, ठीक है। हम नोट डाउन अब करते हैं वल्लभ भाई पटेल के बारे में, वल्लभ भाई पटेल के बारे में। अब देखो इनके बारे में आपको सबसे पहले तो इनकी एक बात पता होना चाहिए कि इनके जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को क्या हुआ था, इनका बर्थ हुआ था। और इनके बर्थ वाले दिन 31 अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। और नेशनल यूनिटी डे मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। और ये फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट होम मिनिस्टर, तो फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, जिनको उप प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर को गृह मंत्री बोला जाता है। और फर्स्ट डिप्टी पीएम भी थे ये, ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। और देखो सबसे ज़्यादा यूनाइट करने का, आज आप जो भारत का नक्शा देखते हो वो जिस तरह का है भारत का नक्शा, वो भारत का नक्शा इतना बड़ा बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। उस वक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे लोग इंडिया में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को बिना लड़ाई झगड़े के समझा के, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू उनको वापस इंडिया में बोला कि भाई तुम इंडिया में शामिल हो जाओ। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और बेसिकली सवाल पूछ सकता है आपसे कि रियासतों के एकीकरण में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो किसने निभाई है। इंग्लिश में इस तरह से बनेगा कि जो प्रिंसली स्टेट थी उनको इंटीग्रेट करने का काम किसने किया था, तो इन्होंने किया था। तो एक बार लिख लो, ही प्लेड इम्पोर्टेंट रोल, ही प्लेड important role in the integration, he played the important role in the integration of many Indian princely स्टेट्स, ठीक है। तो हिंदी वाले लिख लो कि रियासतों के, प्रिंसली स्टेट को बोलेंगे रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये हिंदी वाले नोट डाउन कर लो। उसके बाद इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला जाता है। तो सवाल ये बनेगा कि जो सरदार का टाइटल है इनको किसने दिया।
सरदार का जो टाइटल है, सरदार का जो टाइटल है ये किसने दिया था? बरदौली सत्याग्रह हो रहा था ना, तो बरदौली की जो वुमेन थी, वुमेन ऑफ बरदौली, वुमेन ऑफ बरदौली, वुमेन्स ऑफ बरदौली, जो बरदौली बेसिकली एक जगह का नाम था, उनकी जो वहाँ की जो वुमेन्स थी उन्होंने इनको सरदार का टाइटल दिया था। तो आपसे ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं क्योंकि उस सत्याग्रह में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, ठीक है। और इनके बारे में आपको एक बात पता चल होनी चाहिए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं की है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं की है। वर्ल्ड की जो टॉलेस्ट, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू है ये, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू है ये, और 182 मीटर की है। कहाँ पर है? नर्मदा रिवर के पास में है, नियर नर्मदा रिवर। अच्छा स्टेट बता दो, स्टेट कौन सी है? तो स्टेट है आपकी प्यारी गुजरात, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में यहीं से सवाल बनेंगे, ठीक है, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो। और यहाँ के अलावा सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है, ये मोर देन इनफ है। अब हम कौन रह गए? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी रह गए हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ। राजेंद्र प्रसाद, हेडिंग डालो अब, राजेंद्र प्रसाद। देखो राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो ये राष्ट्रपति थे, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे भारत के, फर्स्ट प्रेसिडेंट, और सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने वाले भी यही थे, ठीक है, 1950 से लेके 62 तक रहे थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग, बोल लिख लो, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट लिख लो इनके बारे में, कि सबसे ज़्यादा टाइम तक राष्ट्रपति रहने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के भी राष्ट्रपति कौन थे? जो संविधान बनाई गई थी, संविधान सभा जो बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? तुम्हारे राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और इनके बारे में क्या पता होना चाहिए? एक इन्होंने किताब लिखी थी, बुक का नाम था इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया स्ट्रगल किसने लिखी? अभी हमने देखा सुभाष चंद्र बोस ने। और इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। उसके बाद ठीक है, हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मौर्यन इंडियन एम्परर इज रिनोड फॉर हिज एडिक्ट एंड पिलर्स, कि कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। समुद्रगुप्त, कनिष्क, अशोक या हर्ष। यहाँ पर आपको बताना है कि जो एडिक्ट और पिलर्स के लिए जो फेमस है वो कौन है। तो देखो ये तो हम पूरा मौर्यन एम्पायर पढ़ चुके हैं, तो इसमें तो मुझे आपको बताने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। बताओ जो एडिक्ट्स हैं या पिलर है उससे रिलेटेड कौन है? तो उससे रिलेटेड है आपके अशोक। ये मैंने आपको बताया था। देखो एक तो मौर्यन पीरियड इम्पोर्टेंट है एंशियंट हिस्ट्री में, और मौर्यन पीरियड में भी जो सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं वो अशोक से बनते हैं, ठीक है। 3 ही रूलर हैं जिनसे सवाल बनते हैं, चंद्रगुप्त से, बिंदुसार से तो नहीं बनता, खाली इतना बनता है कि बिंदुसार किसका बेटा था। उसके बाद अशोक से सवाल सबसे ज़्यादा बनते हैं, और अगर पूछ लेगा तो बस ये पूछ लेगा कि लास्ट रूलर कौन था, उसको किसने मारा था। तो लास्ट रूलर हमने पढ़ा था बृहद्रथा था, और उसका जो उसे मारा था पुष्यमित्र शुंगा ने मारा था, फिर शुंगा डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। वो सब चीज़ें बात की हैं, लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए। अच्छा उसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ चुके हैं गुप्ता डायनेस्टी में। और उसके बाद हम हर्ष, थोड़ा सा कनिष्क के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा कनिष्क के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो जो कनिष्क था ना, कनिष्क एक कुशन डायनेस्टी थी, कुशन डायनेस्टी, कुशन डायनेस्टी थी। और कुशन डायनेस्टी से अगर सवाल आएगा, कुशन डायनेस्टी से अगर सवाल आएगा
तो यही आएगा कनिष्क के बारे में, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था कनिष्क डायनेस्टी का। अगर आपसे कभी, मैंने ज़्यादा सवाल तो नहीं देखा, लेकिन अगर कुशन डायनेस्टी से सवाल बनेगा तो शायद इसके फाउंडर पूछ ले कि इसके फाउंडर कौन है। तो एक एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन एक कजूला कैडफिसिस करके कुछ इस तरह से नाम है। अगर आप एक बार चाहो तो मेरे भाई गूगल कर लेना, ठीक है। कुछ इस तरह का ही नाम है, कजूला कैडफिसिस करके ये शायद। लेकिन फाउंडर बहुत रेयर है कि पूछे, ज़्यादा सवाल बनेगा आपसे कनिष्क के बारे में पूछेगा। कि सबसे पहले तो ये सवाल पूछेगा कि कनिष्क किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो कुशन डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और आसान है, ये भी के से शुरू हो रहा है, ये भी के से शुरू हो रहा है, तो इसको याद करना भी आसान है। सवाल बनेगा कि इसने जो टाइटल अडॉप्ट किया था, अडॉप्टेड टाइटल, जो इसने टाइटल अडॉप्ट किया था वो कौन सा किया था। तो मेरे भाई जो इसने टाइटल अडॉप्ट किया था वो देवपुत्र अडॉप्ट किया था। वो कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था, तो वो देवपुत्र अडॉप्ट किया था। और एक और चीज़, इसकी अगर कनिष्क डायनेस्टी की कैपिटल पूछ ले तो देखो, दो कैपिटल थी, एक पुरुषपुरा थी। अगर कैपिटल पूछ ले, एक आपकी थी पुरुषपुरा और एक थी आपकी मथुरा। बहुत रेयर है कि आपसे कैपिटल पूछेगा, बहुत रेयर है कि आपसे कैपिटल पूछेगा, लेकिन लिखवा दिया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर पूछेगा, कनिष्क ने एक फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। जब हम बुद्धिज्म पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, इसने एक फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराई है, ठीक है। कहाँ पर, कुंडल वन में। कहाँ पर कराई है, कुंडल वन में कराई है। और कहाँ पर है ये, श्रीनगर में, ठीक है। और ये शायद 72 AD में था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कुछ स्कॉलर्स थे इसके कोर्ट में, फेमस स्कॉलर्स, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अश्वघोष, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं पढ़े थे इसके टाइम पीरियड पे कौन कौन थे। एक अश्वघोष थे, अश्वघोष। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अश्वघोष किसके टाइम पीरियड पे थे, तो कनिष्क के टाइम पीरियड पे थे। मतलब बेसिकली इसके कोर्ट में थे एक तरह से। इन्होंने क्या लिखा था, मैंने क्या पढ़ाया था, बुद्ध चरिता लिखी है इन्होंने। तीन लोग थे, एक आपके अश्वघोष थे, एक चरक थे। चरक ने क्या लिखा था, मैंने पढ़ा दिया है। चरक ने लिखा था चरक संहिता। चरक ने क्या लिखा है, चरक संहिता। उसके बाद एक और है हमारे, कौन है थे, वसुमित्र। वसुमित्र, ये तीनों इसके कोर्ट में थे स्कॉलर्स। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। इन्होंने लिखा था महाविभाषा। महाविभाषा। अब भाई हिंदी में भी ये सेम लिखना, चरक संहिता, महाविभाषा और बुद्ध चरिता, ठीक है। तो कनिष्क के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। बेसिकली कुशन डायनेस्टी के बारे में ही आपको इतना पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं, जिसको हर्ष बोला जाता है, ठीक है। जस्ट मैं इसे रफ कर देता हूँ, क्योंकि हर्षवर्धन डायनेस्टी से भी जैसे जाएगा, देखो कुशन डायनेस्टी हमने पढ़ी, तो कुशन डायनेस्टी हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कनिष्क के बारे में पढ़ना चाहिए, पढ़ना जरूरी है। ऐसे ही हमें वर्धना डायनेस्टी थी एक, ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। एक वर्धना डायनेस्टी थी, उसमें सिर्फ हमें हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। वर्धना डायनेस्टी हेडिंग डाल लो। और देखो, वर्धना डायनेस्टी को वैसे तो वर्धना डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोला जाता है, ठीक है। पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोला जाता है, पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोला जाता है। इसके जो फाउंडर थे वो पुष्यभूति वर्धना थे, ठीक है। तो बेसिकली इसके फाउंडर का नाम तो याद रखना बहुत आसान है, पुष्यभूति वर्धना इसके फाउंडर थे। वर्धना कौन थे, इसके फाउंडर थे, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल थी वो थानेश्वर थी। यहाँ से देखो सवाल कम बनते हैं ना, कैपिटल कम पूछी जाएगी, हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन 1% अगर पूछ ले तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। इसकी कैपिटल थी थानेश्वर। मतलब बहुत रेयर है जो मैंने देखा है कि इसकी कैपिटल पूछी है। थानेश्वर अभी कहाँ पर है, हरियाणा में, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं हम हर्षवर्धन के टाइम पीरियड, क्योंकि इसमें एक रूलर रहा जिसका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था जिसका, हर्षवर्धन, जिसको हम हर्ष भी बोलते हैं, जिसको हम हर्ष भी बोल देते हैं। सबसे पहले तो इसके कोर्ट पोइट था एक,
इसने बेसिकली कैपिटल चेंज करी थी, हर्षवर्धन ने कैपिटल चेंज करी थी, ये देख लो कैपिटल चेंज करी थी, कैपिटल चेंज करी थी। कहाँ कर दी थी इसने? कन्नौज कर दी थी। तो एक तो चीज़ ये पता होना चाहिए। और उसके बाद इसके जो कोर्ट में एक पोइट था, कोर्ट में एक पोइट था बाणभट्ट। तो आपसे डायरेक्ट सवाल बनेगा कि बाणभट्ट किस राजा के कोर्ट में पोइट था। तो जो बाणभट्ट जिस राजा के कोर्ट में पोइट था वो था हर्षवर्धन। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि हर्षवर्धन के टाइम पे कौन कोर्ट पोइट था उसका, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाणभट्ट। इसने एक हर्षचरिता भी लिखी है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि हर्षचरिता किसने लिखी है। हर्षचरिता बेसिकली हर्ष के बारे में ही है, हर्षवर्धन के बारे में ही है। तो हर्षचरिता लिखी है बाणभट्ट ने। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखो इसके टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे एक आपका विजिटर आया था, चाइनीज से विजिटर आया था चाइना से, जिसका नाम था ह्यान ती सेंग। ह्यान ती सेंग। और देखो ये जो ह्यान ती सेंग था, इसे ज्वांग जेंग के नाम से भी जाना जाता है। ज्वांग जेंग, कुछ इस तरह से स्पेलिंग है, ठीक है, ज्वांग जेंग। तो आपसे ह्यान ती सेंग पूछे या ज्वांग जेंग पूछे, एक ही व्यक्ति है। और ये इसने एक किताब लिखी थी सी यू की, ठीक है। बेसिकली इसमें भारत के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, उस टाइम पीरियड के बारे में दे रखा है, मतलब हर्षवर्धन के बारे में दे रखा है। तो आपसे देखो 3 तरह से सवाल बनेंगे कि ह्यान ती सेंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो थोड़ा बहुत कम देखो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता वो मैं करा नहीं रहा, जो थोड़ा बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है जैसे मैंने ये, तो मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजिटर था, चाइना से आया था। ह्यान ती सेंग ने कौन सी किताब लिखी? सी यू की। इसमें इंडिया के बारे में दे रखा था। और बाणभट्ट कोर्ट पोइट था, हर्षचरित लिखी है इसने। किस तरह से भी घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछ ले, आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको हर्षवर्धन के बारे में क्या पता होना चाहिए? देखो हर्षवर्धन के बारे में आपको जो पता होना चाहिए, 3 ड्रामा हैं जो इसने लिखे हैं। एक है आपका प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। दूसरा है आपका नागानंद। और तीसरा है आपका रत्नावली। देखो पेपर में 2 तरह से सवाल बनेगा, इनमें से किसी का नाम दे देगा ये किसने लिखा है, तो आपका आंसर होना चाहिए हर्षवर्धन। या पेपर में 4 दे देगा, जो अभी सीजीएल में भी एक सवाल बना था एक शिफ्ट में, मे बी अभी जब मैं एनालिसिस देख रहा था, मतलब जो आंसर की आई है उसको देख रहे थे, तो उसमें शिफ्ट था आपका एग्जैक्टली अब मुझे शिफ्ट याद नहीं है, 12 तारीख की किसी शिफ्ट में सवाल था कि ये तीन 4 दे रखे थे, और उसमें से बोला था इसमें से कौन सा हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 लिखे हैं। तो ये डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेगा कि ये किसने लिखा है, या ये पूछ लेगा कि इसमें से हर्षवर्धन ने कौन सा नहीं लिखा है, ठीक है। और देखो हर्षवर्धन बहुत ग्रेट रूलर था, इंपॉर्टेंट रूलर था। हर्षवर्धन को कभी कोई हरा ही नहीं पाया, ठीक है। लेकिन बाद में एक रूलर है जिसने हराया है, तो इम्पोर्टेंट है। एक पुलाकेशिन सेकंड था, एक आपका पुलाकेशिन सेकंड था जिसने हर्षवर्धन को हराया था। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलाकेशिन सेकंड ने हराया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखो इस तरह से भी ये पूछ लेगा कि ये जो बैटल हुआ था इन दोनों के बीच में, ये किस रिवर पे हुआ था? तो ये नर्मदा रिवर पर हुआ था। ये किस पे हुआ था? नर्मदा रिवर पर हुआ था, नर्मदा रिवर पर। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। पुलाकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में जो बैटल हुआ था उसको, अच्छा इसको हम बैटल ऑफ नर्मदा भी बोला जाता है, बैटल ऑफ नर्मदा भी बोला जाता है। अब देखो मे बी ये 618 एडी में हुआ था, बट आई एम नॉट श्योर 100% कि ये 618 में। एक बार आप देख लेना, है ना, गूगल कर लेना, क्योंकि 1-2 बार ईयर भी पूछी गई है कि देखो ये नहीं पूछा गया, लेकिन आपसे पूछ लिया गया कि बैटल ऑफ नर्मदा कब हुआ। तो एक बार आप गूगल कर लेना, कंफर्म कर लेना, और अगर गलत हो तो आप नीचे कमेंट करके बता देना कि भैया ये सही है। उसके बाद नर्मदा रिवर पे हुआ था, इसलिए इसे बैटल ऑफ नर्मदा बोला जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में हमने देख ही लिया ऑलरेडी, कनिष्क के बारे में देख लिया, अशोक के बारे में देख लिया, हर्ष के बारे में देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, जो आपका बंगाल का पार्टीशन है वो किस ईयर में हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, ऑप्शन क्या दे दिए, ये ऊपर वाले रिपीट कर दिए ना। तो गलत है ये, ठीक है, ऑप्शन नहीं है। 1905 में हुआ था। अब चार ऑप्शन दे रखे होंगे। बंगाल, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो कब हुआ था? अभी जब हम वाइसरॉय देखेंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि किसने कराया था उस वक्त। चलो लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15-20 बार तो मैंने देखा है डिफरेंट एग्जाम्स में, रेलवे और एसएससी में, ठीक है, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन था उस वक्त वाइसरॉय, ठीक है। बस इससे इतना ही सवाल बनता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ और उस वक्त वाइसरॉय कौन था, ठीक है। और सवाल नहीं बनेगा इससे अलावा। और पार्टीशन ऑफ बंगाल होने के बाद एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट, इसको अपोज करने के लिए। तो बस ये सवाल और बन सकता है, स्वदेशी मूवमेंट, इसको अपोज करने के लिए शुरुआत की गई थी स्वदेशी मूवमेंट की, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इससे अलावा इससे कोई सवाल नहीं बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गौतम बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। गौतम बुद्ध किस लैंग्वेज में पढ़ाते थे, टॉट करते थे, ये बताना है। गौतम बुद्ध ने आम लोगों की भाषा में शिक्षा दी। गौतम बुद्ध ने आम लोगों को, लोगों की नहीं, आम लोगों को किस भाषा में शिक्षा दी, ये बेसिकली पूछा है। तो देखो, जब बुद्धिज्म हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध कौन सी लैंग्वेज पढ़ाते थे। तो गौतम बुद्ध आपका प्राकृत लैंग्वेज पढ़ाते थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द हु वाज द टीचर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य ऑफ मौर्यन पीरियड। चंद्रगुप्त मौर्य का टीचर कौन था? तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, कौटिल्य, ठीक है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही इंसान के नाम से हम जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कनिष्क के बारे में हम देख चुके हैं ऑलरेडी, हर्षवर्धन के बारे में हमने देख ही लिया अभी। उसके बाद मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के जो कोर्ट में था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका किताब लिखी है, जिसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड एट द सेंटर। किस ईयर में जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट है वो फॉर्म्ड हुई थी? तो बेसिकली देखो, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। जब हम पॉलिटी करेंगे तो तब हम अच्छे से इंटरिम गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। लेकिन मतलब पॉलिटी और हिस्ट्री, मान लो बहुत सारी चीज़ें कंबाइंड हैं, तो हिस्ट्री में भी इसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन डेप्थ में मैं इसे आपको पॉलिटी में कराऊंगा। तो ये हुई थी 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट। बेसिकली क्या था कि हमें पता था कि हमारा देश आज़ाद होने वाला है, तो हमें एक इंटरिम गवर्नमेंट चाहिए थी। अब तुरंत तो इलेक्शन हो जाएंगे नहीं, तब तक इलेक्शन नहीं होंगे, तब तक कोई तो होना चाहिए। तो उस वक्त जो मेन लीडर्स थे आईएनसी वगैरह के, उन्हीं में से सब उन लोगों को, किसी को कुछ बनाया गया, किसी को, मतलब बिना वोटिंग के सरकार बनाई गई, बिना वोट के सरकार बनाई गई कि जब तक वोट नहीं होते तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं, तब तक के लिए, जब तो उसको इंटरिम गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है, अंतरिम सरकार। और बाद में जब 1952 में इलेक्शन होते हैं तो फिर उसके बाद इलेक्टेड जो बंदे होते हैं वो करते हैं। और इसको जो हेड किया गया था इंटरिम गवर्नमेंट को, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेड किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे पॉलिटी में और अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व, मृत्यु लगभग 290 ईसा पूर्व, प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनायक, इंडिका के लेखक। तो देखो, ये सारी चीज़ें बकवास हैं, ठीक है। ये आपको नहीं भी पता होगी तब भी चलेगा, बस आपको इतना, ऐसे नहीं पूछेगा कि इंडिका ये दे ही ना, ये यहाँ पर कट कर दे और आपसे पूछ ले कि भैया कौन ऐसा इंसान था जो 350 बीसी में जन्मा, 290 बीसी में मरा, ठीक है, ग्रीक हिस्टोरियन था या डिप्लोमेट था, ऐसे नहीं पूछेगा। आपसे कहीं ना कहीं इंडिका वो देगा, ठीक है। या ये पूछेगा कि जो कि उसके पीरियड में आया था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, कुछ इस तरह से आपको सवाल देगा, ठीक है। तो ये ऑथर हमें पता है ना, हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हमें पता है बस इतना, ऑथर ऑफ इंडिका कौन था? मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। फाउंडेड द सत्यशोधक समाज, ठीक है, ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी जैसे इंग्लिश में बोला जाता है, सत्यशोधक समाज को ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की देवेंद्र नाथ टैगोर, ज्योतिबा फूले, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे। तो देखो, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ काफ़ी। देखो, आपको पूरा पता होना चाहिए सत्यशोधक समाज कहाँ फाउंड हुई, ठीक है, कब फाउंड हुई और किसने फाउंड की, ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए।
और ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बेद समाज वाज इस्टेब्लिश्ड इन, बेद समाज कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हुई थी? तो बेद समाज आपकी मद्रास में हुई थी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। किसने की थी, कब की थी, ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा यहाँ पर, आइडेंटिफाई द एंशियंट साइट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक्स शेल्टर्स। People choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. These rock shelters are close to Narmada Valley. ठीक है, ये गुफाएं और शैल श्रेयों वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि ये बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करती थी। ये सैलसराय नर्मदा घाटी के करीब है। तो ये भीम बेटिका, ठीक है, भीम बेटिका जो आपकी रॉक्स थी, भीम बेटिका कैब हैं जो, उसमें लोग शेल्टर्स वगैरह करते थे। तो इसके बारे में बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि जो भीम बेटिका केव्स थी उसमें जो एंशियंट पीपल थे वो उसका किस लिए यूज करते थे, एज अ शेल्टर्स यूज करते थे। किसके बचने के लिए? बारिश से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, तेज़ हवा से बचने के लिए। तो और इसमें हमें डेप्थ में जाके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये पूछ लेगा कि भीम बेटिका जो केव्स हैं वो कहाँ पर हैं, तो ये बात पता होनी चाहिए। भीम बेटिका आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर हैं? भीम बेटिका आपकी मध्य प्रदेश में है। और इनको प्री हिस्टोरिक्स, ये यहाँ पर दिया है ना, प्री हिस्टोरिक दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द, बेसिकली जो प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स थे ये, और लगभग 10 किलोमीटर तक लंबे ये केव्स, मतलब पहाड़ियाँ वगैरह फैली हुई थी, और लगभग 7 हिल्स थे इसमें। लेकिन वो शायद इतना डेप्थ में जाके ना पूछे, इतना ही पूछेगा। भीम बेटिका, एक चीज़ लिख लो, शायद ये पूछ सकता है, भीम बेटिका केव्स आर यूज फॉर रॉक शेल्टर्स। तो बेसिकली यहाँ पर ये लिखा ही हुआ है, ठीक है, तो छोड़ो उस चीज़ को। हाउ मैनी संस्कृत प्लेज वर रिटिन बाई हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के द्वारा कितने संस्कृत प्ले लिखे हुए हैं? तो देखो, जब हमने अभी हर्षवर्धन के बारे में देखा तो मैंने आपको बताया है कि हर्षवर्धन ने 3 प्ले लिखे हैं। ठीक है, कितने प्ले लिखे हैं हर्षवर्धन ने? 3 लिखे हैं। कौन कौन से हैं हमारे? अभी हम करके आए हैं, बता दो, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक है आपका नागानंद, नागानंद। एक है आपका प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। एक है आपका रत्नाबली। तीनों ऐसे ही याद होनी चाहिए आपको भी जैसे मुझे याद है। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नाबली। NPR, NPR, ठीक है, NPR ऐसे याद कर लो। या जैसे एक MRP होता है ना, MRP, आप कर लो NRP, NRP, नागानंद, रत्नाबली, प्रियदर्शिका, NRP, इस तरह से आप याद कर लो। द सिस्टम ऑफ द महलबारी सेटलमेंट वाज डिवाइज्ड बाई, महलबारी बंदोबस्त की प्रणाली किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो देखो, ये जो महलबारी सिस्टम था वो शुरुआत किया गया था हॉल्ट मैकेंजी करके एक इंसान था, हॉल्ट मैकेंजी। अब बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेप्थ में पूछेगा तो ईयर पूछ लेगा इसकी, बहुत कम चांस है कि ईयर पूछे, है ना, कम चांस है। लेकिन लिख लो, अगर टाइम मिले तो रिवाइज, मतलब एक ही होता है कि हमने लिख रखे हैं अपनी नोट्स में, और बेशक हम उसे याद ना करें लेकिन ऑप्शन होंगे, और जब हम पढ़ेंगे महलबारी सिस्टम तो हमारे सामने से वो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हम रटें, ठीक है। बेसिकली महलबारी सिस्टम क्या था? एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, मतलब ज़मीनों को किस में बांटा जाता था? महल्स में बांटा जाता था। और बेसिकली जैसे एक गांव की ज़मीन को एक महल बना दिया, एक महल्स बना दिया, और उसका एक मुखिया होता था, ठीक है, एक लीडर बना दिया कि भाई तुम जो भी टैक्स वगैरह है हमको कलेक्ट करके ब्रिटिश हमको दोगे, मतलब बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट को दोगे। तो ये महलबारी सिस्टम था। महलबारी सिस्टम को आगे रिप्लेस करता है, ठीक है, और भी एक्ट आते हैं, ठीक है। तो आपको अभी यही पता होना चाहिए कि महलबारी सेटलमेंट 1822 में आया था, और हॉल्ट मैकेंजी करके थे जिन्होंने ये आपका लेके आए थे। और इसके बाद ये बेसिकली रिप्लेसमेंट था महलबारी सेटलमेंट से पहले। जो मैं बताना चाह रहा था, महलबारी सेटलमेंट से पहले एक परमानेंट सेटलमेंट आया था। महलबारी सेटलमेंट से पहले एक परमानेंट सेटलमेंट आया था, परमानेंट सेटलमेंट। तो ये पूछ लिया जाता है आपसे कि परमानेंट सेटलमेंट कब आया, तो 1793 में आया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, परमानेंट सेटलमेंट को अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप पढ़ते होंगे जमींदारी सिस्टम, जमींदारी
सिस्टम, इंग्लिश वाले भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, जमींदारी सिस्टम भी दिया जाता है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। और ये कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था। कौन लेके आया था? कॉर्नवालिस लेके आया था, कॉर्नवालिस लेके आया था। और बेसिकली क्या था कि एक ज़मींदार होता था, वो रेवेन्यू जो ज़्यादा, मतलब बोली लगती थी कि जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा उसको दे दी जाएगी ज़मीन, इस तरह से था। लेकिन वो इतना डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, इतना पता होना चाहिए कि परमानेंट सेटलमेंट। हाँ, अगर सवाल कभी कभी ये पूछ लेता कि परमानेंट सेटलमेंट को रिप्लेस किसने करा था, तो परमानेंट सेटलमेंट को महलबाड़ी से सेटलमेंट ने रिप्लेस किया था। तो ये बात थोड़ा सा अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है, वैसे बहुत रेयर चांस है कि ये पूछेगा, लेकिन फिर भी आप एक बार इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। उसके बाद है नेक्स्ट, Sadhana S. Nair is the second woman officer from the branch of the Indian Air Force to attain the esteemed rank of Air Marshal. साधना एस नायर भारतीय वायुसेना की शाखा से एयर मार्शल की प्रतिष्ठा पद करने वाली दूसरी महिला अधिकारी हैं। तो बेसिकली ये करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है। साधना एस नायर 2023 में, इसमें गलती से आ गया है, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ी हो, मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2023 में इनको ये रैंक मिली थी, सेकंड वुमेन ऑफिसर बनी थी इंडियन एयर फोर्स से, जिन्होंने को क्या रैंक मिली थी, बहुत, एयर मार्शल, ठीक है, सेकंड वुमेन है ये। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलो, अच्छा, फर्स्ट वुमेन बताओगे? फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल, फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल। तो फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल थी बंदोपाध्याय करके थी, बंदोपाध्याय, पद्मा बंदोपाध्याय, पद्मा बंदोपाध्याय, पद्मा बंदोपाध्याय, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलिसी ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये तो अभी हमने देखा था ना, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम। भारत में स्थायी बंदोबस्त की नीति कब शुरू की गई? तो 1793 में। अभी देख के आया, और इसे रिप्लेस कौन करता है? महलवाड़ी सिस्टम, जो कि 1822 में हॉल्ट मैकेंजी लेके आता है। अभी देख के आए हैं, तो ये तो फिर आसान हो गया। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी इन इंडिया? सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, ये आपको बताना है। तो देखो, जो सतवाहना डायनेस्टी है उसके फाउंडर है सिमुका, सिमुक कौन है इसके फाउंडर? सिमुक। और सतवाहना डायनेस्टी से आपसे इसके एक, सतवाहना डायनेस्टी के एक ग्रेट रूलर हैं, वो पता होना चाहिए। आपसे पेपर में ये पूछ सकता है कि जो ग्रेट रूलर हैं ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो सतकर्णी फर्स्ट करके थे एक, जो कि किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? सतवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कभी कैपिटल पूछ ले आपसे, अगर कैपिटल पूछ ले तो कैपिटल है इसकी प्रतिष्ठान, बहुत कम पूछेगा। प्रतिष्ठान, बेटा सेकंड, प्रति, क्या है प्रतिष्ठान? PRATI, प्रतिष्ठाना था ना, हाँ। और उसके बाद इसको पैठान भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पुष्यमित्र शुंगा के बारे में पुष्यमित्र शुंगा के बारे में मैंने आपको बताया था, चलो थोड़ा सा आप डेप्थ में पढ़ लेते हैं। पुष्यमित्र शुंगा कौन था? जिसने बृहद्रथा को मारा था। तो एक शुंगा डायनेस्टी हुई, शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर था आपका पुष्यमित्र शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। और ये जो पुष्यमित्र शुंगा था, ये बेसिकली एक कमांडर था ना, शायद मैंने पढ़ाया है या नहीं, ये कमांडर था किसका? बृहद्रथा का, जिसको इसने मारा है। अब बृहद्रथा कौन है? हम बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं, कई बार देखा। बृहद्रथा था लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन, लास्ट रूलर कौन था? बृहद्रथा था। अच्छा, इसको मार के, इसका कमांडर था और इसी को मार के इसने नई डायनेस्टी बना दी, शुंगा डायनेस्टी, ये हम अभी तक पढ़ लिया। और शुंगा डायनेस्टी की अगर कैपिटल पूछ ले तो देखो, उसकी भी पाटलिपुत्र थी मौर्यन डायनेस्टी की, तो इसकी भी पाटलिपुत्री होगी।
तो इस तरह से आप थोड़ा सा को रिलेट करके याद कर लेना। अच्छा, और सुंगा डायनेस्टी से कोई सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूलर हैं सुंगा डायनेस्टी के, जहाँ से आपसे पूछ सकता है कि ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, बस इतना तो लिख लो। एक था आपका अग्निमित्र, एक था आपका भागभद्र, एक है आपका देवभूति। देवभूति, ये तीनों लोग सुंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। बस इतना पता होना चाहिए सुंगा डायनेस्टी के बारे में, और आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द लखनऊ पैक्ट साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। जो लखनऊ पैक्ट साइंड हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, वो कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। अब देखो आईएनसी हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलो अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस देख लेते हैं, क्या है सेशन, क्या होते थे, कौन कौन से सेशन इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, आईएनसी के बारे में डिटेल में। तो अब आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? आईएनसी। आईएनसी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इतना पता हो गया। अब सबसे पहले आपसे सवाल ये बनेगा कि ये कब फॉर्म हुई थी? ये जो इस पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ था, कब हुआ था? स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? तो आप बोलोगे भैया 1885 में हुई थी। कब हुई थी इसकी? 1885 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो ए ओ ह्यूम, ठीक है, इसके द्वारा की गई थी। और बेसिकली ये कौन था? एक ऑर्निथोलॉजिस्ट था। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट जो बर्ड्स वगैरह पर स्टडी करता है, तो इसलिए इसे फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो आईएनसी बनाई गई कि एक हम ऐसी पार्टी बनाते हैं जो अपोज करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, जो अपनी चीज़ें रखेगी और जो कुछ गलत करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसका अपोज करेगी। जैसे अभी इस तरह से समझो कि अभी हमारे सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट रूल कर रही है और कोई अदर पार्टी नहीं है। सपोज कांग्रेस, कोई एक सरकार बने, अब नई कोई एक नई पार्टी बने और वो बीजेपी को विरोध करे, और एक टाइम ऐसा चले कि बीजेपी को हरा के वो सत्ता में आ जाए। इस तरह से ही हुआ था कि आईएनसी एक छोटे कुछ लोगों ने मिलकर बनाई और बड़ी होती गई। और उसकी बातें फिर मतलब जब वो अपनी बातें रखती थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सुनती थी उनकी बातें। अब जैसे अपोजिशन में कोई पार्टी, बड़ी पार्टी है, वो रखे तो बीजेपी को सुनना पड़ेगा, वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट सुनती थी। तो कोई कानून लेके आना है तो उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन होता था। आईएनसी धीरे धीरे बढ़ती गई, लेकिन जब बनी थी बहुत छोटी थी। तो बेसिकली इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि आईएनसी एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए, भारत में कोई चीज़ें बन रही हैं या कोई गलत कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको अपोज करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए आईएनसी बनाई गई थी। 1885 में बनाई गई। ए.ओ. ह्यूम और कुछ इंडियन लीडर्स थे, दादा भाई नरोजे, बहुत सारे लोगों ने मिलकर ए.ओ. ह्यूम बनाई। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फाउंडर कौन था, तो ए.ओ. ह्यूम, ये पूछा जाता है आपसे, और इतनी चीज़ें नहीं पूछी जाती। अब इसके बारे में कुछ थ्योरीज दी अलग अलग लोगों ने, जैसे लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय बोले कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर पता है कि, थ्योरीज का मतलब ये था कि सबका मानना था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बनने दे रही है, अगर पार्टी बनने दे रही है या ऐसा, जब उसे पता है कि ये लोग हमें ही अपोज करेंगे, तो वो क्यों बनने दे रहे हैं? वो हो सकता है कि एज अपनी सेफ्टी के लिए उस चीज़ को यूज करें। तो मतलब डिफरेंट लोगों की डिफरेंट कहानियाँ थी। तो लाला लाजपत राय ने इसको क्या बोला था? सेफ्टी वाल्व थ्योरी। क्या बोला था? सेफ्टी वाल्व थ्योरी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आईएनसी के बारे में सेफ्टी वाल्व थ्योरी किसने दी थी? लाला लाजपत राय ने। आरपी दत्त आते हैं, वो बोलते हैं ये कुछ नहीं है, एक कॉन्स्पिरेसी है। तो उन्होंने कौन सी थ्योरी दी? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। उसके बाद एक उस वक्त जो वाइस रॉय था वो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, डफरिन था। सबसे पहले तो आपसे ये सवाल बनेगा कि जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है, उस वक्त वाइस रॉय कौन था? तो उस वक्त वाइस रॉय था डफरिन। ठीक है, और डफरिन ने क्या बोला था? अ बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिटी। अब बॉडी, जो हिंदी वाले हैं वो एक बार इसे गूगल पे देख लेना,
एकदम एग्जैक्ट मीनिंग क्या है अभी मैं समझा तो दूंगा इसे हिंदी में। अ बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिटी, मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि जिस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, ये कुछ लोग बना के हमारा क्या कर लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कहना था। और एक और स्टेटमेंट था फैक्ट्री ऑफ सेडेशन, फैक्ट्री ऑफ सेडेशन, ये भी डफरीन ने बोला था आईएनसी के बारे में, फैक्ट्री ऑफ सेडेशन। लेकिन इनको कहाँ पता था कि आगे चल के इन पे भारी पड़ जाएगी आईएनसी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अभी थ्योरीज के बारे में। लेकिन यहाँ से देखो फाउंडर्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब फॉर्म हुई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थ्योरी से सवाल बनते हैं लेकिन थोड़े कम बनते हैं, लेकिन बनते हैं इसीलिए मैंने कराया है। अब हम बात करते हैं, मैं इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम इनके सेशंस के बारे में बात करेंगे, रफ करते हैं। मतलब देखो ये जो पार्टी फॉर्म हुई थी तो हर साल एक सेशन होता था, हर साल, और हर अलग अलग जगह जहाँ पर मुद्दे डिस्कशन किए जाते थे कि किस चीज़ को अपोज करना है, क्या करना है, हमें आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, उस तरह से। तो 1885 में पहला सेशन होता है। आपसे पूछा जाएगा कहाँ होता है, पहले होना था ये पुणे में, लेकिन पुणे में नहीं होके ये कहाँ होता है, मुंबई में होता है। और गोकुलदास यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, एग्जैक्ट पूरा नाम याद नहीं आ रहा, गोकुलदास, एक बार आप देख लेना, गोकुलदास यूनिवर्सिटी करके था कुछ, ठीक है, वहाँ पे होता है ये। और इसमें कितने डेलीगेट्स आते हैं, कितने लोग इसे अटेंड करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेलीगेट्स, ठीक है। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे, हिंदी वाले लिखेंगे अध्यक्ष और इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रेसिडेंट। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे, WC बनर्जी। तो देखो 1885 से लेके 1947 तक आपके आईएनसी के सेशन होते रहे हर साल। अगर हम ऐसे पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे सेशंस हो जाएंगे हमारे, लेकिन हमें पूरे सेशन नहीं पढ़ने, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम वही पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट मतलब कुछ हुआ हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई हो जो, ठीक है, तो वो जहाँ से सवाल बनते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है, वही हम पढ़ेंगे। जैसे शुरू के 3-4 पढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एक तो पहला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दूसरा 1886 में आपका हुआ था दादा भाई नरोजी। इसके प्रेसिडेंट देखो, अब आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको प्रेसिडेंट याद रखने, कहाँ हुआ था वो याद रखना है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है तो वो याद रखना है। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नरोजी। ये सेशन कहाँ हुआ था, कैलकाटा में हुआ था। कहाँ हुआ था ये सेशन आपका, कैलकाटा में हुआ था। इसके बारे में आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। उसके बाद 1887 का जो सेशन था वो बदरुद्दीन तैयब प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और बदरुद्दीन तैयब जी, ये कहाँ पे सेशन हुआ था, मद्रास में। अब ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सेशन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ये, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट या फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे ये, इसलिए ये 1887 का सेशन इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे हुआ, कौन अध्यक्ष थे, किस ईयर में हुआ, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चौथा क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताता हूँ, हेडिंग डालो 1888। और इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज यॉल, ठीक है। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में। तो ये फर्स्ट नॉन इंडियन, अगर आपसे प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए, मतलब फॉरेन ब्रिटिश के थे, तो फर्स्ट ब्रिटिशर जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, जॉर्ज यॉल था। कहाँ पर सेशन हुआ, इलाहाबाद में। कब हुआ, 1888 में। इतना पता होना चाहिए। इसके बाद आप डायरेक्ट जंप करो 1888 के बाद 1896 पे। 1896 का जो सेशन हुआ वो हुआ कोलकाता में, कोलकाता में। और ये जो सेशन था ये प्रेसिडेंट थे कौन, रहीम दुल्ला सहानी, रहीम दुल्ला सहानी, रहीम दुल्ला सहानी। अच्छा, इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, रहीम दुल्ला सहानी के बारे में। हाँ, ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट था वो बता देता हूँ। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, तो लिख लो, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1896 में, 1896 का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सॉरी 1896 तो हो गया,
इसके बाद डायरेक्ट जंप करते हैं, दफ करते हो, जस्ट वेट अ सेकेंड। थोड़ा फीवर है ना भाई, अभी दवा खाइए तो थोड़ा उतर तो गया, लेकिन दिमाग थोड़ा कम काम करता है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 1905। अब आपको कौन सा सेशन था ये सब याद नहीं रखना, बस इतना याद रखो 1905 का सेशन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था। ये सेशन कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसमें एक बंग भंग आंदोलन था, उसका समर्थन किया गया था। तो लिख लो, बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था। बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था। उसके बाद इसके बाद 1906 का भी इम्पोर्टेंट है, कोलकाता में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी टोटल 3 बार रह चुके हैं प्रेसिडेंट, मैंने पहले भी शायद जब हम पढ़ा रहे थे तो बताया था, दादा भाई नौरोजी। और ये सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, मैं अभी हम 1929 का पढ़ेंगे जब आपको ये चीज़ बताऊंगा, लेकिन अभी ये देख लो, पहली बार पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था इस सेशन में। शब्द का प्रयोग किया गया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी ये स्वराज से रिलेटेड एक और चीज़ बात करेंगे हम 1929 में, लेकिन 1906 के बाद 1907 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है। सूरत में हुआ था। और रास बिहारी घोष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये मेरे भाई इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें कांग्रेस का पहली बार डिवीजन हुआ था। फर्स्ट मतलब कुछ आपस में नहीं बन रही थी तो अलग हो गए थे। फर्स्ट कांग्रेस, सॉरी, फर्स्ट डिवीजन ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट डिवीजन ऑफ कांग्रेस। और एक तो कांग्रेस अलग अलग हो गए थे, कांग्रेस के कुछ लोग जिनकी नहीं बन रही थी, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली क्या हुआ था, जो गरम दल थे और नरम दल थे वो अलग अलग हो गए थे। कुछ लोग चाह रहे थे कि वायलेंस से हमें आज़ादी मिले, कुछ लोग चाह रहे थे नॉन वायलेंस से हमें आज़ादी मिले, तो फिर वो अलग हो गए थे। तो गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे 1907 में। इसको सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है, सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 1907 के बाद कौन सा इंपोर्टेंट है? 1911 का, 1911 का इम्पोर्टेंट है। ये आपका 1911 का कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। किशन नारायण धर इसके, किशन नारायण धर, किशन नारायण धर कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। और ये क्यों था? पहली बार जनगण मन गाया गया था, पहली बार नेशनल एंथम गाया गया था। एक ऐसे याद करो कि एक एक किसान को कॉल किया गया और जनगण मन राष्ट्रगान गाया गया, तो किसान से ऐसे याद हो जाएगा। तो पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार नेशनल एंथम या राष्ट्रगान, पहली बार नेशनल एंथम गाया गया, इसलिए ही ये सेशन इम्पोर्टेंट है। 1911 हो गया। 1911 के बाद जो हमारा सेशन इम्पोर्टेंट है 1916 है, ठीक है। 1916 आपका लखनऊ में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार कौन है? इसके अध्यक्ष रहे, ठीक है। अभी ये आपको कैसे याद करना है? एक लखनऊ पैक्ट हुआ था, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, लखनऊ पैक्ट,
जो अभी हम पढ़ के आए हैं, लखनऊ पैक्ट कब हुआ आपका साइन? 1916 में हुआ था। और ये किस किस के बीच में था? आईएनसी एंड मुस्लिम लीग के बीच में। और आपको लखनऊ पैक्ट और क्या पढ़ना है? लखनऊ पैक्ट हुआ था, और जो नरम और गरम दल थे जो अलग अलग हो गए थे वो भी एक हो गए थे, ये भी बात पता होना चाहिए। और इसी सेशन में एक बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्लोगन दिया था, क्या था वो? स्वराज, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये इंडिपेंडेंस इज माय चाइल्डहुड बर्थ, चाइल्डहुड राइट, इस तरह से बोलेंगे इसे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो इसी सेशन में दिया गया था। लिख लो, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 1% हो सकता है ये पूछा है, वैसे ज़्यादा मैंने नहीं देखा है। ये जो लिखवाया ये इंपॉर्टेंट है, बट चलो वो लिखना चाहो तो लिख लो। बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो इसी सेशन में दिया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद 1916 के बाद जो सेशन इंपॉर्टेंट है 1917 का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कोलकाता में हुआ था। इसलिए नहीं कि ये कोलकाता में हुआ था, इसलिए कि पहली कोई वुमेन अध्यक्ष बनी थी इसकी, एनी बेसेंट। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एनी बेसेंट कौन थी? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी किसकी? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थी? एनी बेसेंट थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये इंडियन नहीं थी। देखो दो तरह से सवाल आएगा, पहली प्रथम महिला अध्यक्ष बता दो आईएनसी की, एनी बेसेंट थी। कहाँ कब बनी थी? 1917 में। कौन सा सेशन था? कोलकाता में हुआ था। इस तरह से एक होता है, एक आएगा आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष, सॉरी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो सरोजनी नायडू थी, जो 1925 में बनती हैं। लेकिन वो अभी मैं लिखवाऊंगा, उससे पहले एक सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने करा दिया था जब हम गांधी जी पढ़ रहे थे, लेकिन मैंने आपसे बोला भी था कि जब हम आईएनसी पढ़ेंगे तो आराम से देखेंगे। 1924 में एक आपका सेशन होता है बेलगाम का। कौन सा सेशन होता है आपका? बेलगाम का। ठीक है, और ये महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष बनते हैं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और पहले मतलब एक ही बार बने, इतनी बार आईएनसी का सेशंस हुए, ये एक ही बार अध्यक्ष बने थे। बेलगाम का सेशन था 1924 का। तो ये तीनों चीज़ डिटेल में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अभी हम बात कर रहे थे 1925 जो आपकी सेशन हुआ था, कहाँ पर? कानपुर में। कहाँ हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष रही सरोजनी नायडू। अध्यक्ष कौन रही? सरोजनी नायडू। और इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल नहीं, सॉरी, फर्स्ट इंडियन फीमेल है ना, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट रही थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है 1929 का, कहाँ हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाहौर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनका मैंने शॉर्ट में लिख दिया जवाहर लाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इस 1929 के आपके प्रेसिडेंट थे। अब यहाँ पर वर्ड यूज किया गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आईएनसी ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कब रखी, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। तो 1929 में। अगर देखो आपसे सवाल इस तरह से बने कि स्वराज शब्द का कब यूज किया गया, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया, बताओ कब यूज किया गया था स्वराज शब्द का? जब हम पढ़ रहे थे तो मैं आपको बता रहा था 1906 में स्वराज शब्द का यूज किया गया। ठीक है, पूर्ण स्वराज शब्द, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कब हुई? तो 1929 में हुई। ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको यही पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था।
ठीक है। इसीलिए आपको पता होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन तो नवंबर ही में गया था, लेकिन 26 नवंबर को लागू किया गया था, क्योंकि हम इसको इस दिन को महत्व देना चाह रहे थे कि पास्ट में हमने ये मनाया है, उसी दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो, इसीलिए 26 जनवरी को दिया गया था। ठीक है। जब हमने 1906 में स्वराज की बात करी थी तो पूर्ण स्वराज की बात नहीं करते थे, लेकिन हमें 1929 तक आते आते जैसे पार्टी बढ़ती गई और हमें लगता गया कि अंग्रेज अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ढीली पड़ रही है और हम इनको निकाल सकते हैं, तो निकला फिर ये कि आप बिल्कुल निकल जाओ, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमें तुम्हारा बिल्कुल 1% भी तुम्हारी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये 1929 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर में हुआ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी गई। इस सेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। 1929 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेशन ये कौन सा था हमारा जो इम्पोर्टेंट है? 30 का नहीं है, 31। चलो 31 कराते हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वगैरह की बात हुई थी। इसे रफ करता हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारा 1931 का। तो आपको पता होना चाहिए कि 1931 का कहाँ हुआ था। 1931 का आपका कराची में हुआ था। 1931 का कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, प्रेसिडेंट कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। इनको क्या बोला जाता है? आयरन मैन। ठीक है। और इस वक्त फंडामेंटल राइट्स पास हुए थे। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो पास हुए थे वो इस सेशन में पास हुए थे, बस इतना याद रखना, फंडामेंटल राइट्स पास हुए। ठीक है। और गांधी जी ने एक स्लोगन भी दिया था इस सेशन में कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ठीक है। तो हो सकता है कि अगर डीप में पूछना चाहे तो पूछ ले, डीप में जब जाए एग्जामिनर, वैसे नहीं पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट एक सेशन है 1937 का। ये फैजपुर में हुआ था और इसके जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पहला सेशन था जब गांव में हुआ था। ठीक है। तो ये लिख लो, फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज। फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पहला सेशन जो गांव में हुआ था वो कौन था? फैजपुर का सेशन था 1937 में। ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो इम्पोर्टेंट है, मैं अभी देखो सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम पढ़ रहे थे 1938 का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? हरिपुरा सेशन था, हरिपुरा सेशन। और कौन थे इसके अध्यक्ष? सुभाष चंद्र बोस थे। थोड़ा त्रिपुरा का भी पूछ लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। तो त्रिपुरा सेशन इलेक्ट हुए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन बने कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने रिजाइन कर दिया था, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद 1946 में लास्ट सेशन हुआ था। 1946 में लास्ट सेशन हुआ था आईएनसी का, 1946 में मेरठ में, मेरठ में। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो जे बी कृपलानी थे, जे बी कृपलानी थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और मतलब लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि लास्ट सेशन जो था बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि 1947 में भी हुआ था, लास्ट सेशन जो आपका 1946 है का जो सेशन था मेरठ में, और जे बी कृपलानी ने किया था। बस इतने ही सेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आईएनसी के इतना कर लोगे, मोर देन इनफ है। मेरे भाई इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टोटल हमने 45 क्वेश्चन देख चुके हैं। हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आज हम टोटल 45 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। ऐसे ही हम 200 क्वेश्चंस कवर करेंगे। आने वाले 7 लेक्चर्स और बचे हैं हमारे। टोटल 10 लेक्चर में हम ये 200 क्वेश्चंस के थ्रू अपनी कंप्लीट हिस्ट्री कवर कर रहे होंगे। और ये 200 क्वेश्चंस को कवर करने में मैं पिछले 1 मंथ से मेहनत कर रहा हूँ, और मेहनत इस चीज़ की कि मैं कुछ भी आपको 1% भी एक्स्ट्रा ना करवाऊँ। मैं सिर्फ वही करवाऊँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो भी मैं करा रहा हूँ वो सिर्फ वही करा रहा हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस को अलग करना, फिर उनको कंपाइल करना, फिर ये देखना कि किस टॉपिक में कितना पढ़ाना है, उसमें बहुत मेहनत जाती है। जो आपको 1 घंटे का कंटेंट मिल रहा है, इसमें मेरे कई घंटों की मेहनत है। तो बस आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा, बस ये मांग रहा हूँ कि इनको अच्छे से पढ़ लेना। पेपर में इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। और देखो एक और चीज़, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पर मैं
आपको बहुत सारे अपडेट्स तो ज़्यादातर हम टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में जो भी आपकी एसएससी एग्जाम्स या रेलवे एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होती है वो सबसे पहले, मतलब जितनी जल्दी पॉसिबल होती है मेरे से, मैं उतनी जल्दी अपलोड कर देता हूँ कि कोई भी अगर अपडेट आई है तो वो आप तक पहुँच सके। टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल बोलोगे इसे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल पर हम बहुत सारी चीज़ें, मोटिवेशनल बातें, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। दोनों चैनल्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप अपनी फीडबैक ज़रूर देना। और देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तभी आप अपनी फीडबैक दो। आप अपनी फीडबैक बता सकते हो कि भैया आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, या भैया आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या भैया आप अच्छा कर रहे हो। आप अपनी फीडबैक बता सकते हो। आपकी जैसी भी फीडबैक है मैं उसके लिए ओपन हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। आप अपना ओपिनियन, अपना जो भी आपके दिमाग में आता है इन लेक्चर्स को देखने के बाद, वो अपनी फीडबैक शेयर कर सकते हो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।